मंद हैं उनको भी कह सकता है, लेकिन समस्या का समाधान खास तौर से 5 मिनट दिया जाता है, इसीलिए क्लास टीचर को एक्स्ट्रा 5 मिनट दिया जाता है। जो अटेंडेंस ले, सबका हाल समाचार पूछे, किसे कौन सी समस्या है वो पूछे और तब पढ़ाना शुरू करें। क्लास टीचर को 5 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए दिया जाता है। तो हम लोग जिस चैप्टर के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो चैप्टर का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक, संज्ञान कहने का क्या अर्थ? संज्ञान कहने का क्या, आप बताइए। हाँ, ज्ञान प्राप्त करना संज्ञान है। बहुत सुंदर, बैठिए। इंद्रियां कौन कौन सी है आप बताइए। पूजा। अच्छा, ये सब हिंदी में, एक इंग्लिश में, ऐसा क्या है भाई? तो अच्छा, जब बोले तो सब इंग्लिश में बोलिए, नहीं तो सब बोलिए तो हिंदी में, तो ठीक है। स्किन का त्वचा नहीं होता है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा हिंदी में है। आई, ईयर, नोज नहीं, स्किन। चलिए ठीक है। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां होती है, तो अब देखिए हमारा जो संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञान के आधार पे हमारा विकास होगा। संज्ञान कहने का क्या मतलब? ज्ञान प्राप्त करना या जानकारी प्राप्त करना, किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे? देख के, सुन के, छू के नहीं। हम कहेंगे जो यह मुलायम है, जब तक नहीं छुएंगे तो कैसे पता चलेगा कि यह मुलायम है या रफ है? नहीं, कैसे पता चलेगा? या हम कह देंगे जी यह स्केच है, तो कैसे देखे तब तो स्केच कहे, नहीं तो फिर पता चलता है कि ये कुछ है ही नहीं। अगर आंख बंद कर ले तो कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। अंधे व्यक्ति को पूछिए कि मोबाइल कैसा होता है और स्केच कैसा होता है, वो नहीं बताएगा। बताएगा कैसे? छू के बताएगा। अच्छा, ये मोबाइल है, ये स्केच है, छू के बताएगा। लेकिन वह बिना ज्ञानेंद्रियों के सहारे नहीं बता सकता। और ज्ञानेंद्रियों के सहारे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन कर्मेंद्रियों के सहारे प्राप्त ज्ञान के आधार पे कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं। जैसे हम देखें कि यह स्केच है, तो एक ये तो नॉलेज हमारे पास हो गया कि हाँ भाई स्केच है। लेकिन जैसे स्केच है तो तुरंत इसके बारे में हमें पता यह चला कि ओ इसके से लिखने का काम होता है, तो तुरंत ऐसे खोले लिखना शुरू कर दिए। किस कलर का है, कम से कम इसको हम मार्क करके भी देख ही लेते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के सहारे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्राप्त ज्ञान के आधार पर कर्मेंद्रियों से हम लोग कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो संज्ञानात्मक विकास क्या है? मतलब बालकों का ऐसा विकास जिसके आधार पर वह उसके संज्ञान का विकास हो सके। संज्ञान का विकास होने के लिए ज्ञानेंद्रियां हैं, और जब हम ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारा एक कर्मेंद्रियां होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो इसी कर्मेंद्रियों के आधार पे हम लोग कर्म करने में सक्षम होते हैं। समझ रहे हैं? ये बात समझ में आई? संज्ञानात्मक विकास में ये बात समझ में आई। और संज्ञानात्मक विकास कब से होता है प्रारंभ? बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद से संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है। जैसे बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वह माता पिता को पहचानता है, देखता है ना, तो देखने के आधार पे पहचानता है। अब माता पिता को ना देख के कोई दूसरे लोगों को वह देख ले तो डर जाता है ना, तो डर जाता है, तो इसका मतलब संज्ञान प्राप्त हुआ तभी तो डरा। संज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो कभी बालक डर ही नहीं सकता है।
संज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक वह डर नहीं सकता है, तो अर्थात संज्ञानात्मक विकास होगा, फिर भावात्मक विकास होगा, और भावात्मक विकास होने के बाद क्रियात्मक विकास होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था, जंगल से गुजरने के क्रम में उसे शेर दिखाई दी। शेर देखने के बाद व्यक्ति डर गया, भयभीत हो गया, और भयभीत होने के बाद क्या हुआ, जान बचे तो लाखों उपाय, भागना शुरू किया, भागते गया भागते गया भागते गया, और अंततः वह अपनी जान बचाने में सफल रहा। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि बालक ने तो बालक ने सबसे पहले देखा, देखने के बाद डर उत्पन्न हुआ, डर उत्पन्न हुआ मतलब भाव का विकास हो गया। नहीं, किसी पे सिंपैथी उमड़ पड़ती है, क्यों भाई सिंपैथी क्यों उमड़ पड़ती है? इसलिए कि भाव का विकास होता है। जैसे ही हम अपने परिजनों को कष्ट में देखते हैं तो लगता है कि जल्दी से इसके कष्ट का निदान हम कर दें, लगता है ना ऐसा? क्यों भाई? भाव का विकास होता है, उससे पहले संज्ञान का विकास हो चुका होता है। नहीं, तो इसीलिए भाव का विकास होता है भावात्मक, और जैसे ही संज्ञान के बाद भाव का विकास होता है तो बाकी क्रिया के रूप में करने लगता है। जैसे बाघ को देखा, जंगली जानवर को देखा, तो क्या है, डर उत्पन्न हुआ, और डर के बाद क्या है, भागने लगा। बालक जब जन्म लेता है तो देखिएगा 1.5 साल 2 साल का रहता है तो सांप के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, सांप के बारे में वो नहीं जानता है, तो सांप से बहुत प्यार से खेलता है, कभी पूंछ पकड़ के उठा लेगा, कभी कुछ, और भगवान का दिया हुआ है तो सांप भी समझ जाता है जी बच्चा है, इसको समझ में नहीं आती है, इसलिए इसको काटना उठना नहीं है, वो भी समझ जाता है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, हम लोग क्या उसको देखते हैं तुरंत उठा लेते हैं बच्चों को, माय गॉड भगवान ने बचा लिया, नहीं तो अभी तो काट लेता। बच्चा को समझ में अब कुछ दिन के बाद आता है, सांप देखते हो ना काट लेता है तो फिर राम नाम सत्य है, वही होता है। तो बच्चा को डर, अब जब भी वह सांप देखेगा तो उसे डरेगा, भयभीत तो होगा, अर्थात भाव का विकास होगा, और फिर भाव का विकास होगा तो उसका यूज क्रिया के रूप में वह करेगा। उसे जैसे ही देखेगा तो डर के भाग जाएगा। यहाँ पे भावात्मक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों क्रियाएं साथ साथ चलती है, लेकिन एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी होती है। समझ गए? समझ में बात आई? अगर किसी को समझ में ना आई तो बताइए। हेलो, समझ रहे हैं? लेकिन आपने तो कसम खा रखी है कि 2 दिन तक कुछ बोलना नहीं। सर इसका परिभाषा एक बार बता दीजिए। संज्ञानात्मक, संज्ञान का मतलब समझ गए? संज्ञान का मतलब समझे? संज्ञान का मतलब जानना, समझना, ज्ञान प्राप्त करना। वह प्रक्रिया जिससे हम जानते हैं, समझते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही संज्ञान कहलाता है। अब समझ में आई बात? आप में भी ये बात है, पीछे 2 दिन तक कुछ नहीं बोलना है। चलिए तो आगे फिर से हम देखते हैं। संज्ञानात्मक समझ गए कि संज्ञानात्मक क्या होता है? अब आगे हम लोग चलते हैं जीन पियाजे, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उसमें सर्वप्रथम जीन पियाजे का नाम आता है। जीन पियाजे, जीन पियाजे का नाम आपने सुना है? बीएड किए हैं तो जरूर जीन पियाजे का नाम सुने होंगे।
निश्चित रूप से, क्योंकि बीएड में जीन पियाजे का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इसमें जीन पियाजे का नाम आता है। देखिए ये है जीन पियाजे लिखे हैं, पियाजे लिखे हैं, हाँ जीन पियाजे लिखे हैं। तो ये जो जीन पियाजे हैं इनका संबंध स्विट्जरलैंड से है, इसीलिए इनको हम लोग स्विस मनोवैज्ञानिक कहते हैं। स्विस मनोवैज्ञानिक, स्विस मनोवैज्ञानिक मतलब स्विट्जरलैंड के थे, इसीलिए हम लोग इन्हें स्विस मनोवैज्ञानिक कहते हैं। इनका जन्म 1896 9 अगस्त 1896 को हुआ था। मृत्यु भी लिखा, हम एक बार क्या करते हैं बना देते हैं, आज बना देते हैं कौन से मनोवैज्ञानिक का जन्म कब हुआ है और मृत्यु किस वर्ष हुई है, वर्ष दोनों का सिर्फ लिखा देते हैं। कौन 1896 है। मृत्यु वाइगोत्स्की की मृत्यु 1934 में हुई है, लेकिन इनकी मृत्यु कुछ और बात 64 वगैरह 60 से ऊपर में हुई है। उम्र वाइगोत्स्की का जन्म 1896 में वाइगोत्स्की का भी हुआ है, एक ही ईयर हुआ है, एक ही ईयर हुआ है, लेकिन मृत्यु में अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में कुछ और नाम लिखा है, इंग्लिश में कुछ और नाम लिखा है, ऐसा वो देखिए प्रॉपर नाउन जो भी होता है, समझे, प्रॉपर नाउन में भारत का इंग्लिश क्या है, इंडिया, दोनों अलग अलग नेम है, लेकिन दोनों सही है, दोनों सही है। जैसे और कई नेम है, हिंदी में अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है, वैसे पियाजे नाम जो है वह इंग्लिश, वो अपने अनुसार उन्होंने ऐसा लिखा, बाद में हम लोग समझने के लिए पियाजे ऐसे लिख दिए, हम लोगों ने ऐसा किया है। वो हिंदी में तो अपना नाम दिए ही नहीं। हाँ, तो कुल मिला के प्रॉपर नाउन आप कैसा भी लिख दीजिए सब सही होता है, सब सही होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो पियाजे का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था 9 अगस्त 1896। उन्होंने अपने बालकों पर प्रयोग किया था। हाँ, चिकित्सा मनोविज्ञान, या फिर ये चिकित्सक थे, डॉक्टर थे ये। और डॉक्टर होने के साथ ही ये साइकोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट रखते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। इनसे संबंधित एक आप नाम सुने होंगे, बुद्धि का जो सिद्धांत है, उस बुद्धि का सिद्धांत देने में सबसे पहले कौन दिया था? बीने और साइमन बीने। तो बीने के प्रयोगशाला में ये काम किया करते थे। जीन पियाजे बीने के प्रयोगशाला में काम करते थे। और आपको पता होना चाहिए कि 1905 में साइमन बीने ने मिलकर बुद्धि परीक्षण की शुरुआत की थी। बीने की मृत्यु भी हो गई, बीने की मृत्यु भी 1911 में हो गई। उसके बाद स्टार्ट 1916 में टर्मन। समझे? चलिए, बुद्धि के बारे में अभी हमें बात नहीं करना है। अब देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो प्रमुख विशेषताएं, संगठन और अनुकूलन। संगठन क्या है? कई फैक्ट को मिलाकर एक फैक्ट बनाना संगठन कहलाता है। कई लोगों को एक जगह संगठित कर देना, मिला देना, वो क्या संगठन कहलाता है। और अनुकूलन क्या है? अनुकूलन समाज के साथ समायोजन अनुकूलन है। हाँ, वातावरण के अनुसार व्यक्ति अपने आप को
वो स्थापित कर लेता है वही अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन का सटीक आंसर ये है, जीवों का वह गुण जो अन्य जीवों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है वही अनुकूलन कहलाता है। ये जीवों का गुण है अनुकूलन। नॉन लिविंग का अनुकूलन गुण नहीं है, लिविंग का गुण है। अभी लिविंग का गुण क्या क्या है? जैसे अनुकूलन की बात है, सबने स्वेटर पहनना शुरू कर दिया। कितना भी कोई अच्छा रहे, कितना भी कोई स्मार्ट दिखना चाहे, हाँ शादी ब्याह में तो आजकल लड़कियां तो पहनती नहीं है, औरतें पहनती नहीं है, वो स्वेटर नहीं पहनेगी, ठंड से कपकपाती रहेगी पर स्वेटर नहीं पहनेगी। क्यों? हमारा मेकअप बिगड़ जाएगा, नहीं, हम अच्छे नहीं दिखेंगे। अब जो भी है तो ये भी बात है, नहीं ऐसा नहीं है। ठंड वो तो अलग बात है, लेकिन क्या है, आसमान खुले हैं, चारों तरफ से हवा आ रही है और उस समय हम कपकपा रहे हैं, लेकिन पहनेंगे नहीं, इसलिए कि हमारा मेकअप बिगड़ जाएगा, हमारी तौहीन होगी। कहेगा स्वेटर पहन के आया था, फलाने बाबू की बेटी थी ना, स्वेटर पहन के आई थी। अर्थात क्या है कि हम एक एक्सेप्शन छोड़ दें, लेकिन ठंड के दिनों में आजकल सभी लोग ये पहन रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं, इसलिए कि आपने वातावरण से समायोजन किया है। यही कहलाता है अनुकूलन। ठीक है, किसी ने कहा नहीं है कि स्वेटर पहनो, नहीं कहा ना, हम अपने आप से पहन रहे हैं स्वयं। तो वातावरण से संबंध स्थापित करने के लिए वातावरण, the ability of living things to adjust themselves according to their environment के अकॉर्डिंग अपने आप को जो समायोजित करते हैं वही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अनुकूलन की प्रकृति में बालक में जन्मजात होती है। अनुकूलन जन्मजात होती है, मतलब जन्म से ही बालक अनुकूलित होता है। अगर जन्म से नहीं होता, अगर बालक में जन्म से अनुकूलन नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कुछ दूसरी होती है। बालक वातावरण से अनुकूलन करता ही नहीं, हमेशा वातावरण के अगेंस्ट में रहता है। अगेंस्ट में रहता है क्या? जो अभी ठंड का समय है, स्वेटर नहीं पहनेंगे, क्या होगा? स्वेटर नहीं पहनेंगे। जब ठंड लग जाएगी तो फिर उसका जो नेचर है वो सब बदल जाएगा, है ना। तो कुल मिला के देखते हैं कि यह अनुकूलन की जो प्रकृति होती है बालक में, वो जन्मजात होती है। अनुकूलन का अर्थ है वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ये तो पहले ही बता दिए। यह दो प्रकार का होता है, आत्मसातीकरण और समायोजन। आत्मसातीकरण कहने का क्या मतलब है? हाँ, आत्मसातीकरण। अच्छा, आत्मसातीकरण, आप बताइए। हाँ सर, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सब सीटेट का ही पढ़ा रहा हूँ, और वो सब पूछा जाने वाला प्रश्न ही है आपके लिए। पूरी तरह से ये जो तैयार किया गया है ना, बहुत मेहनत करके तैयार किया जा रहा है, तब आपको डाला जा रहा है उस पे, ऐप पे देखिएगा ना, पूरा ये नहीं है, जैसे जैसे होता है वैसे वैसे डाला जा रहा है। डेली मैं तैयार करता हूँ, भेजता हूँ, तब ऐप पे अपलोड होता है। तो आत्मसातीकरण की क्या प्रक्रिया है हम बता रहा हूँ, आपने भी सही समझा है, सही समझा। आत्मसातीकरण कोई बताइए। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, ये आत्मसातीकरण नहीं है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जब हम जोड़ते हैं तो उसको अधिगम का एक स्वरूप मानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो होता है उसके कई प्रकार होते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग,
वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, वो लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दीज आर टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हाँ, अब एक मिनट आप बताइए। नए ज्ञान जो हमको प्राप्त हो रहा है, अगर हम कोई नया चीज देखिए या उसका अति करें, तो उसी के आधार अथी क्या होता है ये हम आज तक समझे नहीं है। सर आप नया चीज देखे, उसी के आधार पर कोई कार्य किए या उसी के जैसा किए, नई परिस्थिति में नहीं छोड़े। जैसा हमने सीखा उसका प्रयोग कर दिया, वही आत्मसातीकरण है। हाँ, हमने जो सीखा और उसका हमने प्रयोग कर दिया, वही आत्मसातीकरण है। आत्मसात कर रहे हैं। जैसे धर्म है जिसको धारण किया जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। आत्मसातीकरण यही है, जैसा हमने सीखा वैसा हमने प्रयोग कर दिया, आत्मसातीकरण है। यह थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये क्या कहेगा जो नए ज्ञान में पूर्व ज्ञान को हम जोड़कर कुछ करें। नया ज्ञान जब होता है उसमें पूर्व ज्ञान का अनुभव के आधार पे जोड़ा जाता है। क्या समायोजन में जाएगा। एक मिनट देखिए, अभी तो आत्मसातीकरण समझ गए कि बैठिए, अब फिर आएगा, जैसे आएगा तो समायोजन बता देते हैं। समायोजन होता है कि व्यक्ति को स्वयं नहीं, किसी के दबाव में भी होता है। मतलब उसमें बाह्य कारकों के द्वारा, बाह्य कारक में व्यक्ति भी हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है। बाह्य कारक के द्वारा व्यक्ति में समायोजन होता है। जैसे समायोजन हम बाहरी कारक, जैसे प्रकृति भी हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, दूसरा समाज भी हो सकता है। क्या होता है बाह्य कारक का? सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी सुनिएगा तो बहुत मजा आएगा। लड़कियों की शादी होती है, और शादी होती है तो ससुराल जाती है। ससुराल गई वहाँ पे, अब वहाँ पे सही से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। लड़कियों की आदत है बाहर घूमना, मार्केट जाना। जैसे ससुराल गई, हाँ, और वहाँ के लोग गई और ढल गई, हाँ, तो वो आत्मसातीकरण है। नहीं ऐसा समायोजन है। और अगर वो नहीं ढलती है, लेकिन फिर बाहरी दबाव से वो ढल जाती है, हाँ, तो वो समायोजन है। अभी मैं वही बता रहा हूँ। तो अब वहाँ हम नहीं समझे हैं इसको। सुनिए, तो वहाँ पे क्या है, लड़कियाँ वो चाहती है कि बाहर घूमे, मार्केट, मोती झील, वो अलग अलग झील जाना चाह रही है। तो अलग अलग झील जाने नहीं मिल रहा है, ससुराल में है तो कैसे अलग अलग झील जाने मिलेगा? वो तो घर में ही उसको बैठना है, कुछ दिनों तक तो बाहर जाने नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में घर से फोन आता है माताजी का, घर से, अब बेटी कैसी है? क्या कहे, बहुत घुटन हो रही है यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता है। तो माताजी क्या कहती है, अभी तुमको उसी कंडीशन में रहना है जो तुम्हारे या जो मेहमान जी कह रहे हैं वो समझो, जो मेहमान जी की माँ कह रही है वो समझो, अभी हमें नहीं समझो। तो क्या है, बाह्य कारक यही है, बाह्य कारक यही है। और बाह्य कारक के कारण क्या है, समायोजन स्थापित करना पड़ रहा है। वह क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। समझ गए? अब देखिए, साम्य धारण, समायोजन नवीन परिस्थिति में पूर्व में व्यवहार का प्रयोग कर यदि सामंजस्य स्थापित नहीं होता है, तब पूर्व में किए गए व्यवहार के प्रति रूप में बदलाव या परिवर्तन बालक करता है, वही समायोजन। जैसे पहले, अब देखिए एग्जाम्पल हमने दिया कि लड़कियां बाहर घूम रही थी, मोती झील का सैर मार रही थी, तिलक मार्केट घूम रही थी, या फिर और ये मिठनपुरा खूब घूम रही थी, नहीं तो वहाँ यहाँ नहीं आ रहा है। अब ससुराल में क्या है, तो व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन पूर्व के आधार पे किया, यही तो समायोजन है। और उसमें बाहरी कारकों के द्वारा माताजी बोली नहीं, तुमको तो अब उसी में रहना है, जब आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो एडजस्ट वही करना है। ठीक है?
तो अब क्या है, माता जी का जैसे ही फोन आया तो इसके व्यवहार में परिवर्तन, तुरंत सासू माँ से पूछने जाएगी, अच्छा आज खाना में क्या बनेगा, अच्छा ठीक है ये बना लो, ये बना लो। बस माता जी ऐसे खुश और बहू ऐसे खुश। तो वो क्या है, समायोजन हो गया, है ना। उसके बाद नहीं हुआ है तो प्रचारक बनोगे। अब साम्य धारण देखिए, जब बालक ना तो आत्मसातीकरण द्वारा या समायोजन द्वारा सामंजस्य स्थापित कर पाता है, तब वह आत्मसातीकरण हुआ। नहीं, साम्य धारण, ये थोड़ा गलती लिखा हुआ है यहाँ पे, साम्य धारण कहते हैं यहाँ पे, तो इसको थोड़ा मिटा के लिख लीजिएगा, काट के। साम्य धारण है मतलब आत्मसातीकरण द्वारा या समायोजन द्वारा सामंजस्य अनुकूलन कर पाता है, मतलब दोनों विधि नहीं है, तो वह क्या है, साम्य धारण है। इक्विलिब्रियम बता रहा, साम्य धारण कहने का मतलब है कि जो जिस परिवेश में है अपने आप उसको चेंज कर जाना है। साम्य धारण पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है साम्य धारण। मैं बता रहा हूं, जैसे बालकों की प्रकृति नहीं है, कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, बालक जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसके प्रति ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है ना। साम्य धारण कहने का मतलब है, साम्य धारण हम केमिस्ट्री के भाषा में लेते हैं, पानी में नमक या चीनी को डालते हैं तो वह घुल जाता है, पानी में नमक या चीनी को डालते हैं तो घुल जाता है, लेकिन बालू को डालते हैं तो नहीं घुलता है, नहीं ना घुलता है बालू को। पानी में जब नमक या चीनी को डालते हैं घुल जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं साम्य धारण, समझ गए। वैसे ही किसी भी व्यवहार के प्रति बालक का जो व्यवहार होता है उस व्यवहार के प्रति अपने आप को बराबर कर लेता है या उसी में शामिल हो जाता है, तो उसे साम्य धारण कहते हैं। एग्जाम्पल वो चीनी वाला रखिए याद, तो ये समझने में दिक्कत। पानी के अकॉर्डिंग कर दे, मतलब अपने आप को पानी जैसा बना लिया तो वही साम्य धारण है ना। पानी जैसा बालू नहीं बनता है, बालू पानी जैसा नहीं बनता है, वहां साम्य धारण नहीं हुआ। जैसे हम कहेंगे कि इस कक्षा में आप बैठे हैं, इस कक्षा में बैठे हैं, तो जैसा सीटेट का सिलेबस कहता है वैसा हम लोग कर रहे हैं, वो क्या है, साम्य धारण है। अब सिलेबस सीटेट का कहता है और यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो गई, तो आप साम्य धारण इसको नहीं कहेंगे, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। मतलब एक बालू है दूसरा पानी, कौन, जैसे पानी में बोले ना कि नमक और चीनी मिल जाए, हाँ हाँ तो वो हो गया साम्य धारण। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ का, जैसे भारत के आदमी दूसरे देश में जाए उसके अकॉर्डिंग वैसा हो जाए, वो साम्य धारण है, साम्य धारण। दोनों के बीच एक इक्वल बॉन्ड बनता है। हाँ, दोनों में मतलब क्या है, जितना वैल्यू उसका है उतना वैल्यू इसका हो जाएगा। मतलब नमक और चीनी पानी में घुला है तो नमक और चीनी का वहाँ पे अलग वैल्यू नहीं है, पानी के जैसा वैल्यू है, तो वो इक्विलिब्रियम है। ऐसा नमक या चीनी बोले हैं, नमक या चीनी अलग अलग, तो उसमें इक्विलिब्रियम। तीसरा है संरक्षण। संरक्षण समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है, मतलब क्या है, दोनों पानी और नमक दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर देता है, मिल जाएगा। अब वहाँ पे नाइदर साल्ट नॉर वाटर, मतलब साल्ट और वाटर दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर देता है, वही साम्य धारण। ठीक है। अब देखिए संरक्षण। संरक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में एक तरफ वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता
तथा दूसरी तरफ वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन, उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित होती है। संरक्षण कहने का मतलब है उसकी सुरक्षा करना नहीं, सुरक्षा करना इसका मतलब है कि बालक में वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता, परिवर्तन और स्थिरता में अंतर करने, परिवर्तन और स्थिरता में अंतर करने की क्षमता, और दूसरी तरफ वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की जो क्षमता होती है वही संरक्षण कहलाती है। यह संरक्षण का मतलब ऐसा भी है, संरक्षण उसके गुणों को संरक्षित करना। संरक्षण में ये नहीं किसी वस्तु को संरक्षित करना सो नहीं होगा, उसके गुणों को। तो किस गुणों को? अनुकूलन गुण होता है, साम्य धारण उसका गुण होता है, उसके बाद संरक्षण उसका गुण होता है। इस गुणों के आधार पे दोनों चीज में अंतर करना, मतलब वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता में अंतर, ये दोनों में अंतर करने का जो गुण होता है वह संरक्षण कहलाता है। अगर व्यक्ति में यह गुण संरक्षित नहीं हुआ तो वह अंतर कर ही नहीं सकता है। अभी सपोज करिए कि वृद्धि और विकास में अंतर आप नहीं करेंगे तो क्या यह गुण आप में संरक्षित होगा? संभव नहीं है। तो अंतर करने की जो क्षमता होती है वह क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। तो अभी कहाँ चल रहा है? ऑनलाइन में, ऑनलाइन चल रहा है। कब से चल रहा है? ओ, तो हमारा तो बंद हो गया। हाँ, अनुकूलन को फिर से बता देना है। अंतर करने की क्षमता को संरक्षण। हाँ, अंतर कर कौन? भावात्मक। देखिए, भावात्मक भाव के आधार पे भी अंतर कर दिया जा सकता है, क्रिया के आधार पे भी होता है, भाव के आधार पे से नहीं होता अंतर करना। जब कुछ बच्चे क्या, तो वो अब उसको भूलिए, अब उसको उसी में याद रखिए, इसको दूसरे में याद रखना है। इसीलिए मतलब साइकोलॉजी जो होता है हर एक टॉपिक का अलग अलग अपना होता है, सबको सबसे जोड़। संरक्षण का मतलब होता है कि बालक में वैसे गुण जो वातावरण में परिवर्तन के साथ तथा स्थिरता में जब अंतर होता है उसके कारण उत्पन्न होते हैं और वो गुण संरक्षित होते हैं। या यूं हम कहें कि इस गुणों में अंतर को दिखाने की जो क्षमता होती है वही संरक्षण है। जब आप गुणों को संरक्षित नहीं करेंगे तब तक आप अंतर दिखा ही नहीं सकते, समझे? जब तक फैक्ट को आप समझेंगे नहीं तब तक अंतर दिखा सकते हैं क्या? यही है। जैसे क्लासिफिकेशन करना, उसको वर्गीकृत करना, वो क्या दिखाता है? अच्छा, सिर्फ ऑफलाइन पर ध्यान रहता है, तो ऑफलाइन से ऑनलाइन हो जाए। नहीं, उसका कमेंट है कि सर सिर्फ ऑफलाइन पर ध्यान दे रहे हैं क्या? पता नहीं था ऑनलाइन, इसीलिए। हाँ, बता दीजिए। हम क्या बता, क्लास में नहीं आप मेरा क्लास शाम का देखा कीजिए। तो ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है, मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पे ध्यान रहता है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से ऑनलाइन पे ध्यान खत्म हो जाता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए, अब दोनों पे है ध्यान। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे अनुकूलन की बात आ रही है, एक ऑनलाइन का प्रश्न है, तो अनुकूलन को फिर से समझ लीजिए। अनुकूलन बालकों का या फिर ये कह सकते हैं जीवों का वह गुण है द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग टू एडजस्ट देमसेल्फ, अपने आप को एडजस्ट करना, समायोजित करना। किसमें? तो वातावरण के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल अपने आप को एडजस्ट करना जो एक गुण है जीवों का, वही गुण क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अब समझ गए? अब समझ में आ गई अनुकूलन का? कमेंट करें अनुकूलन का, ये आप समझ चुके हैं? जैसे मीठा करता है सर, हाँ,
उसको रख के पानी में गर्म करने लगी तो उसमें एडजस्ट कर लेता है। वो मेढक तो ऐसा अनुकूलन करता है कि ठंड के दिनों में अलग उसका अनुकूलन होता है, गर्मी में अलग अनुकूलन होता है, बारिश में अलग अनुकूलन होता है। जब ठंड का समय आता है तो क्या होता है, एस्टिवेशन में चला जाता है, शीत निष्क्रियता, जमीन के नीचे चला जाता है। आराम से उस समय सांस कैसे लेता है, त्वचा से सांस लेता है। जब पानी में जाता है तो वो पानी में किसे, गिल्स से सांस लेता है। बाहर आता है तो लंग्स उसका यूज करता है। तो अर्थात क्या है, वो एक बहुत बड़ा अनुकूलन का उदाहरण है। अब देखिए आगे हम लोग आते हैं संरक्षण के बाद मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया कहने का क्या मतलब है, वो भी थोड़ा देखें, आ जाएगा नीचे फिर। मानसिक संतुलन, मानसिक संतुलन या मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन कहने का क्या मतलब है, ये जो मानसिक संक्रिया है ये कहने का क्या मतलब है। मानसिक संक्रिया है कि मस्तिष्क में हमेशा चिंतन का कार्य चलते रहता है। चिंतन का कार्य, जैसे हम बच्चा किसी भी फैक्ट को देखा तो तुरंत उस फैक्ट के बारे में उसके माइंड में चिंतन चलने लगेगा, ये कैसे हुआ। जैसे एक रूट ओवर है, हम कहते हैं एक क्वेश्चन है रूट ओवर 1089 है। अब इसके मन में ये होने लगेगा कि इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। या एक क्वेश्चन ये रहता है कि 221 डिवाइडेड बाय 7 + 9 - 3 × 4। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है तो तुरंत बालक क्या कहेगा, तो तुरंत बालक समझेगा कि इसका जो ऑपरेशन है वो कैसे करना है। तुरंत उसके माइंड में एक फॉर्मूला आएगा बॉडमास, और बॉडमास को आधार मानकर इसको सॉल्व करेगा। तो यह एक क्या प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को मानसिक संक्रिया कहते हैं। जब बालक के सामने कोई समस्या आती है और वह उसके समाधान हेतु चिंतन प्रारंभ करने लगता है तो वह मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है। क्लियर है। कोई समस्या देंगे और देने के बाद तुरंत उसका वो सॉल्यूशन उसके दिमाग में आने लगता है, वह क्या कहलाता है, मानसिक संक्रिया। स्कीम्स, स्कीमेटा या स्कीमा भी इसे हम लोग कहते हैं, स्कीमा भी कहते हैं। अब स्कीम्स क्या है कि व्यवहार के संगठित पैटर्न से बार बार दोहराया जाता है। व्यवहार का संगठित पैटर्न क्या है, जो काम करते हैं बार बार वही करते हैं, वही हैबिट बन जाता है। जैसे नहीं, प्रतिवर्त दूसरा चीज है। प्रतिवर्त रिफ्लेक्शन होता है, उसका इंग्लिश रिफ्लेक्शन होता क्या है कि हाथ जैसे ही दिए तो खींच लिया, मतलब इसके आधार पे कुछ किए, संज्ञान के आधार पे किए। और यहाँ इसको संज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उसको संज्ञान, जैसे बालक स्कूल से वापस आया तो फटाफट क्या है, पहले शू सॉक्स खोला और खोल के रख दिया। या फिर क्या है, वो बात भी कर रहा है, इधर से शू सॉक्स खोल भी रहा है, शर्ट खोल रहा है, उसको टांग रहा है, माँ उसको खिला रही है, तो स्कूल जाने से पहले वो अपना शू सॉक्स पहन रहा है। तो एक साथ कई काम, लेकिन क्या है, एक संगठित पैटर्न है, एक पैटर्न बना हुआ है, उसको वो पैटर्न मन में एडजस्ट है, वही स्कीम्स है। अब धारणाओं का एक पैटर्न, डेली उसी को काम को करना है। हाँ, डेली वही तो पैटर्न है ना, डेली उसी काम को करना है। सुबह उठना है और जल्दी जल्दी तैयार होना है, द परफेक्ट मिशन इंस्टीट्यूट आना है और यहाँ पढ़ के आने पर क्वेश्चन का आंसर देना है, और नहीं पढ़ के आने पे डांट सुनना है। ये डेली का है। तो वो एक क्या है, स्कीम्स है। यही स्कीमा ही स्कीम्स है। स्कीमेटा एक गुण होता है,
एक गुण होता है, और वह जो गुण बनता है पैटर्न के, एक पैटर्न बन जाता है और उसी पैटर्न को अपनाया जाता है, वह एक गुण है। जैसे आपका हाथ, जैसे कंप्यूटर चलाने वाला उधर देखता रहता है, उसका हाथ ऐसे चलते रहता है, वो क्या है? वह एक पैटर्न बना हुआ एक गुण है, एक अवधारणा है। जैसे सपोज करिए कि जब बालक साइकिल सीखना शुरू करता है तो पैडल मतलब हैंडल पकड़ता है तो पैडल को देखता है, और पैडल को देखता है तो आगे देख नहीं पाता है, आगे नहीं देख पाता है, पैडल को ही देखता है। इस कंडीशन में वह गिर जाता है, क्योंकि देखना आगे चाहिए। लेकिन जब वह धीरे धीरे सीख जाता है तो देखता आगे है और पैर अपने आप चलने लगता है। या फिर जिसको बाइक चलाने आता है तो गियर अपने आप चेंज करना है, वो कोई कहता नहीं है, वो एक निश्चित पैटर्न बनी हुई है, अवधारणा का पैटर्न है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्कीम्स कहते हैं। समझ गए? अब आगे देखिए, ध्यान उस वक्त वहां होने पर वही स्कीम्स है। और डिसेंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विकेंद्रीकरण। देखिए विकेंद्रीकरण पहले समझिए कि इसका कैप क्या हो गया, सूख जाएगा। विकेंद्रीकरण या विकेंद्रण वह यथार्थ चिंतन से संबंधित है। बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किस सीमा तक वास्तविक रूप में सोच विचार करता है, इस संप्रत्यय का विपरीत आत्मकेंद्रण है। समझे? मतलब किस सीमा तक सोच सकता है। प्रारंभ में बालक आत्मकेंद्रित ढंग से सोचता है और बाद में उम्र बढ़ने पर उसका चिंतन विकेंद्रण हो जाता है। आत्मकेंद्रण क्या होता है कि बालक स्वयं से एक ही पॉइंट पे सोचता है, वह आत्मकेंद्रण है। शुरुआत के क्षणों में बालक सेल्फिश होता है, शुरुआत के क्षणों में सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बाकी जाओ भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। हमें मिल गया तो सब सही है, नहीं मिला तो सब गलत है। ठीक है? जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो चिंतन में रिफ्लेक्सिविटी आ जाती है, सही और गलत में अंतर करने लगता है, और क्या है, उसके चिंतन का जो तरीका होता है वह विकेंद्रण होता है। एक ही मतलब समस्या का समाधान कई ढंगों से कर सकता है। एक समस्या का समाधान चिंतन जो है वह कई रूपों में कर सकता है, वो क्या कहलाता है? विकेंद्रण कहलाता है। समझ रहे हैं? अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। यह भी हो सकता है। थोड़ा आगे देखिए। अब जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। बताइए कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? बताइए। जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास को 4 अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है। अब देखिए, यहां पे क्वेश्चन है कि स्कीम्स, स्कीमेटा और स्कीमा एक ही है। वो संगठित पैटर्न के आधार पे कुछ करता है। जैसे बालक खोज करना, स्कीमेटा वह गुण है जिस गुण से बालक नई नई चीजों को खोज सकता है। स्कीमेटा थोड़ा सा अंतर, लेकिन ये भी है अवधारणा के आधार पर। अवधारणा नहीं है तो खोज ही नहीं सकता है, अवधारणा के आधार पे। जैसे हम किसी भी खिलौने को छिपा देते हैं तो बालक क्या करता है? उसको ढूंढने का प्रयास करता है। वह क्या है? स्कीमेटा है। लेकिन
जब बालक को यह पता ही नहीं है कि इसको ढूंढा भी जाता है तो बालक कहाँ ढूंढेगा, पता ही नहीं। जैसे सपोज करिए कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, तो उसको यह पता ही नहीं है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, तो वह बालक उसे खोज ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका जो संगठित पैटर्न है उसके बारे में नहीं जान रहा है। उसकी जो अवधारणा है वह इनकम्प्लीट अवधारणा है, कंसेप्ट इनकम्प्लीट है। और अवधारणा का संबंध क्या है, पूर्व ज्ञान से होता है। अवधारणा का पूर्व ज्ञान से होता है, पूर्व अनुभव से होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि बारिश में कोई व्यक्ति भीग गया है, उसे फीवर आ गई है, 10 दिनों तक घर से नहीं निकला है, उसका शरीर कमजोर हो चुका है, धीरे धीरे वो क्या है रीगेन किया है, अब उसकी तबीयत ठीक है। लेकिन अगले साल 1 साल बीत गए, अगले साल अब क्या है बारिश के लिए बादल लग चुका है और उसे मार्केट जाना है, तो वह क्या करता है पहले से ही छाता ले लेता है, इसलिए कि पूर्व ज्ञान के आधार पे, पूर्व अनुभवों के आधार पे वह सीखा है। समझ रहे हैं? तो अब देखिए जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है, जिसका पहला है संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। संवेदी गामक या इंद्रिय गामक कहने का मतलब है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको उन्होंने बांटा है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बांटा है 7 से 11, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, 11 से 15 वर्ष है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन लोगों का चलता रहेगा ना। बता रहा हूं अभी अवस्था शुरू ही हुआ है बउआ, तो थके नहीं तो चलता रहेगा। थकने पे सर को बता देते। मैच्योरिटी आपने कहा है, मैच्योरिटी, तो वो जो मैच्योरिटी होती है उसके लिए किशोरावस्था है। किशोरावस्था तक पूरी हो जाती है, कॉग्निटिव मैच्योरिटी आ जाती है। चिंतन सबसे कम तो शैशवावस्था में। हाँ, तो शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक ही होती है ना। तो शुरुआत के क्षणों में तो उसको पता ही नहीं होता है। जब बालक जन्म लेता है तो सिर्फ देखता रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन अब वह धीरे धीरे अपने को पहचानना शुरू कर दिया है, इसका मतलब संज्ञान हो गया है, हो रहा है। तो सबसे कम शैशवावस्था, सबसे ज्यादा अगर है संज्ञानात्मक तो वह किशोरावस्था। ठीक है, अब देखिए। सवाल है सर। हाँ सर। पियाजे के अनुसार 10 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। हाँ, तो 6, 8, 9 और 10 6 परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। यहाँ परिपक्वता तो होता ही नहीं है, वो तो किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था जब शुरू होती है तो वह 13 वर्ष की अवस्था से। बालकों में चिंतन होता है तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिविटी की बात होती है। रिफ्लेक्सिविटी की बात 11 से 15 में करता है, और मूर्त चिंतन की बात होती है वह है कितना 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष में ही टोटल ऑप्शन है। देखिए वहां एक ऑप्शन है 7 से कम वाला, 6 है, वो 6 सही होगा। ऐसे मतलब आपको चिंतन करना पड़ेगा। अब देखिए, तो यहाँ पे संवेदी गामक अवस्था, यहाँ देखिए सबसे पहली बात है कि यह जो अवस्था है सबसे पहली संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज कहने का मतलब है बालक में सेंस ऑर्गन्स का विकास होगा धीरे धीरे। मतलब सेंस ऑर्गन्स का विकास तो पहले ही हो जाता है, लेकिन सेंस आना शुरू होगा।
कैसे? वह दीपक को जलते हुए देखेगा तो पकड़ने का प्रयास करेगा नहीं, लेकिन जैसे ही पकड़ा तो हाथ जल गया, तो ज्ञान प्राप्त हो गया क्या कि तुरंत हटा लिया। हाथ जला तो तुरंत हटाया, वह क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज का है। तो उसको 6 अलग अलग उप अवस्थाओं में बांटा गया है। 6 उप अवस्थाओं में कौन कौन सा? सबसे पहले प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था। प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था का मतलब है जन्म से 30 दिन तक चलता है। जन्म से 30 दिनों की यह अवस्था है, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था है। क्वेश्चन है एक, तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन शैशवावस्था से शुरू होती है या पूर्व बाल्यावस्था से? तो इसका आंसर अभी मिल जाएगा जब हम ये पढ़ाएंगे, तब तार्किक चिंतन खुद आ जाएगा। अभी देखिए प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था है तो बालक प्रतिवर्त क्रिया में यह करता है कि सिर्फ चूसता है। चूसता क्यों है? चूसने के द्वारा भोजन की प्राप्ति होती है नहीं, बालक उस समय सिर्फ और सिर्फ चूसता है। अंगूठा दे दीजिए वो चूसने लगेगा, कोई सामान पकड़ा दीजिए, कोई वस्तु पकड़ा दीजिए, बालक चूसने लगेगा। ऐसा होता है इसलिए कि चूसने से भूख मिटती है, भोजन की प्राप्ति चूसने से ही होती है। इसलिए कि अंगूठे का शेप निपल के शेप के जैसा होता है तो बालक उस समय, शिशु उस समय चूसता है। समझ रहे हैं? अब देखिए प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था जन्म से 30 दिनों की होती है, इसे प्रतिवर्ती क्रिया अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं करता है, जैसे चूसना। अब दूसरा है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय, इसकी अवधि कितनी होती है? 4 से 8 माह। गौण वृत्ति है और चाहिए 1 मिनट। हाँ, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 1 से 3 माह। 1 से 3 माह की अवस्था है। इस अवस्था को प्रमुख वृत्तीय में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स है, उसको सही कर लीजिएगा। वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था इसलिए कहा जाता है कि उसके शरीर की प्रमुख प्रतिवर्ती क्रिया है, और वृत्तीय इसलिए कहा जाता है कि बार बार दोहराता है। प्रमुख वृत्तीय कहने का मतलब है ये उसका हम हाथ हटा देते हैं मुंह से, फिर वो ले लेता है। पैर पे उसके वह जब जगह होता है तो उसके शरीर पे कोई कपड़ा डाल देते हैं तो जल्दी से हटा देता है नहीं, वो बार बार करता है। आप कितना बार भी डालिए, जब तक वह नहीं सोएगा, जगा हुआ है तो ऐसा करता रहेगा। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इस अवस्था यह जो अवधि है 4 से 8 महीने की होती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को छूने तथा उन्हें उलट पुलट करने लगता है। गौण वृत्तीय में वस्तुओं को छूता है, इधर उधर उलट पुलट करता है। साथ ही साथ क्या करता है कि बालक को जो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जैसे मोबाइल से हम गाना बजा देते हैं, प्ले कर देते हैं, सॉन्ग प्ले कर देते हैं तो बालक सुनता है, आनंद लेता है। जैसे ही वो बंद हो जाता है तो उसका रोना शुरू हो जाता है। इसलिए क्योंकि वह जो चीज़ें उसे ज़्यादा पसंद है उसे करने में वह इंटरेस्ट लेता है, आनंद लेता है। समझ रहे हैं? अब इसके बाद देखिए कि बालक गौण प्रतिक्रियाओं के समन्वय की अवस्था। गौण प्रतिक्रियाओं के समन्वय की अवस्था कैसी है? इस अवधि में गौण प्रतिक्रिया कह लीजिए या गौण एस्कीमेटा के समन्वय, एस्कीमेटा कहिए इसको, गौण एस्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। यह अवधि 8 से 12 माह की होती है, ये तो निश्चित है।
इस अवस्था में बालक वयस्कों का अनुकरण करना प्रारंभ कर देते हैं। अनुकरण प्रारंभ कर देते हैं मतलब अनुकरण प्रारंभ करना वह एक प्रकार का क्या है, विकास है। अनुकरण कैसे करता है, तो बालक वयस्क जैसे जैसे करते हैं बालक भी वैसे करने लगता है। क्वेश्चन नंबर आया हुआ है तो अनुकरण करना शेषवा अवस्था में आ जाएगा। शेषवावस्था में आता है और वह उसकी अवधि 1 वर्ष की अवधि से प्रारंभ हो जाता है। अनुकरण 1 वर्ष की अवधि से प्रारंभ हो जाता है, मतलब पहले वर्ष से ही अनुकरण प्रारंभ हो जाता है। बस वयस्कों का अनुकरण जैसे आप करिएगा ना वैसे बच्चा करेगा, देख लेगा वैसे करेगा। बालक को आप बताइएगा बाबू कैसे डरते हैं, आप डर के बता दीजिए। अब अगली बार से प्रश्न पूछिएगा आज बाबू कैसे डरते हैं तो वैसे बताएगा। समझ रहे हैं? अनुकरण करना, कॉपी करना। अभी अनुकरण का तो गुण हर में आता है, प्रारंभ होता है पहले वर्ष से। अभी भी आप में अनुकरण का गुण है। अनुकरण का गुण क्या है कि आप जैसे देखते हैं कि हमें कैसे पढ़ाना है, तो नीरज सर, राजीव सर को देख के आप स्कूल में जब जाएंगे पढ़ाने तो उस तरह से पढ़ाएंगे। तो क्या है, यह एक प्रकार का अनुकरण है। जब बालक 5वीं कक्षा में होता है या 7वीं कक्षा में होता है तो टीचर्स डे पे वह टीचर का अनुकरण करता है। हम आज फलाने सर हैं, हम उन्हीं की तरह पढ़ाएंगे, उन्हीं की तरह स्ट्रिक्ट रहेंगे, उन्हीं के तरह चलेंगे बोलेंगे। और हद तो तब हो गई कि जैसे डांटते हैं वैसे वो डांटता भी नहीं। कई बच्चे मेरा वो अनुकरण किए और अभी भी मैंने हर तरह के बच्चों को पढ़ाया है। इवन कहिए कि 6 ऑनवर्ड्स, 6ठी कक्षा से लेके और ग्रेजुएट तक तो पोस्ट ग्रेजुएट तक तो पढ़ाया हूँ। तो इस तरह से हर तरह के बच्चों को पढ़ाया हूँ और हर तरह के बच्चों में मैंने देखा कि अनुकरण करने का गुण ज़्यादा आता है। तो अब यहाँ तक हम लोग आज भर रखेंगे। थक गए हैं इसका मतलब अब इससे ज़्यादा होगा तो कुछ ओवर हो जाएगा। क्या यह है ना? थक गए हैं कि सर को बताइए थक गए हैं तो हमको ना बताइए। आप थकान के बारे में आप पूछिए, क्योंकि आप ही को थकान सीढ़ी भी आता है। वाह, आपके सब्जेक्ट होता है, मेरे सब्जेक्ट नहीं होता। अच्छा, चलिए तो आप थक गए हैं तो अभी हम ओवर करते हैं। फिर अगले क्लास में आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास का वर्क दे दीजिए। अगले क्लास में इतना वृद्धि और विकास, फंडामेंटल और जीन पियाजे की जो अवस्था है ये 4 तक पहले का वो पढ़ के आना है और उससे मैं क्वेश्चन करूंगा। हाँ, और दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात ये भी है कि आप जो ऐप पे लिखा हुआ है उसको कॉपी में होना चाहिए। नहीं होने पे मैं कोई भी एक्शन ले सकता हूँ। मैं कोई भी एक्शन कहने का मतलब ये जो बचा हुआ है उसको थोड़ा स्क्रीन पर ला दीजिए ना। क्या भाषा और संस्कार का जो एक पेज बचा हुआ है स्क्रीन पे? अब तो स्क्रीन पे आएगा भी नहीं। अगले संडे को ना होगा इसके बाद। हाँ, मेकअप इसके बाद आगे तो चलने करेगा ना। कल तो भाषा लैंग्वेज वाला क्लास में